जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैथ ब्लास्टर्स पर आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए फुल पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो इसे देखना मत भूलें और इसे आप लोग करें। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की छूट दी। यहाँ पर इस पर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान न देना, ठीक। छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आया है, तो आपको पहले वीडियो रोकना है और स्वयं करना है और इसका जवाब आपको बताना है। और फिर जिसके 50 में से जिसने अगर 30 प्रश्न इसमें इस सेट के अगर जिसको सही हो गए, तो लिखकर मैं दे रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस बार अगर आप 30 प्रश्न कर लेते हैं इस सेट के, तो आपको देखना है कि आपने इतनी तैयारी की है तो आप लोग इसमें 30 प्रश्न कर पाते हो कि अभी और भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखना है, तो यहाँ पर 400 रुपये है और पहले 25% छूट देता है, मतलब 75% बचेगा। फिर 15% छूट देता है, 85% बचेगा। हमने कहा 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 4 से काटोगे तो 25 चौको 100। अगर 25 से ये काटोगे तो 25 तियाँ 75। तो आया क्या, 3 गुणे 85। तो 5 तियाँ 15, 8 तिरिक 24, 24 और 1 25। तो इसका मतलब उत्तर जो आएगा आपका बी बिल्कुल सही 255 हो जाएगा। तो इसे नोट कर लें और समझ में ना आए तो इसे पुनः कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं पुनः समझाने की कोशिश आपको करूँगा। अगला देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके सामने है, तो आपको करना है 5 सबसे छोटी। तो सबसे छोटी एक सम अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। फिर कौन आएगी, 3। फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो अभाज्य संख्या होती कौन सी है, तो वे संख्याएं जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 5। यही होगा एवरेज। तो हमने कहा इनको जोड़ लो, तो आप कहोगे 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा, तो 28, 28 बटे 5। तो 5 25 और 5 छक्का 30, तो 5.6 आपका बी ऑप्शन अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो जिसके भी 30 अगर प्रश्न सही हो रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता और अपना फिजिकल नंबर ज़रूर बताएं। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि ये बच्चे जो हैं इनके नंबर 30 या 30 से ज़्यादा आए हुए हैं। और फिजिकल नंबर भी बताना, तो आपको मेहनत कितनी करनी है वो भी मैं बताऊंगा कि आप कितने प्रश्न करेंगे वहाँ, तो आपकी सीट सिक्योर रहेगी। अगला प्रश्न देखो, इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है एक दुकानदार को
40 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो आपसे कह रहा 20% हानि, 20% लाभ या 10% हानि या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे कहा कि जब आप 40 वस्तुएं बेचते हो तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो आप ही बताओ, 40 वस्तुएं बेचते हो तभी तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। ठीक। तो अब अगर आप 40 वस्तुएं बेचते हो तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाती है? हानि। तो इसका मतलब 40 बेचते हो तभी तो हानि हो रही है। तो तुमने वो चीज़ ज़्यादा की खरीदी होगी। तो 40 की बेचा, 10 की हानि हुई, तो इसका मतलब तुमने खरीदी कितने की होगी वो चीज़? 50 की। और तुमने बेचा कितने का है? 40 की। तभी तो देखो 10 की हानि हो रही है। तो लेकिन हमसे प्रतिशत हानि पूछा है, तो 50 से 40 में बेचा तो हानि कितने की हुई? 10 की। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। और इंटू क्या कर देंगे? 100। समझना बात, क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ठीक। इधर हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि 50 की चीज़ तुमने खरीदी और 40 की में तुमने बेच दी, तो हानि कितने की हुई? 10 की। तो 10 की हानि हुई, तो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इंटू 100 कर देंगे। 50 दूना 100, तो 10 दूना 20। तो 20% की क्या हो जाएगी? आपको हानि हो जाएगी। तो इसे नोट कर लेना। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाता है। उन संख्याओं का योग कितना है? ऑप्शन है 35, 45, 25 या 10। तो इसे आप लोगों को करना है। फिर अगर ना आए तो वीडियो चालू करके पुनः देख लेना है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो दिए है वो 3:4 दिए है। प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो हमने कहा 3 से 4 हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ? तो आप कहोगे 1। हमने कहा 4 से 5 हुआ तो कितना यहाँ पर जोड़ा गया? इसका मतलब 1 ही बढ़ा। तो दोनों जगह सेम सेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि लेकिन सवाल में कितना बढ़ रहा है? तो आप कहोगे 5। तो 1 बराबर 5। तो 5 तियाँ 15 और 5 चौको 20। इसका मतलब पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20। तो इनका योग पूछा है। तो 20 और 15 टोटल कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न भी महत्वपूर्ण दिए है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें वृत्त की त्रिज्या तुमको कितनी दिए है? 14 दिए है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वीडियो मैं वृत्त से संबंधित डाल चुका हूँ, तो इसे आप लोग
प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी आपको तुरंत से कैसे करना है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई का मान जो होता है वो कितना होता है 22/7, और यहाँ पर त्रिज्या 14 दिए है, तो हमने कहा 14 का स्क्वायर तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो इसको अगर हम 7 से काटे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और इंटू 14 हो जाएगा। तो 14 चौको 56, फिर 14 चौको 56, 56 5 61, तो आपका जवाब 616 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लें। उसने कहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 दिए है। त्रिज्या अगर 14 है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 दूना 44 इंटू 14 हो जाएगा। तो 44 इंटू 14 का गुणा करोगे तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 और 5 61 हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 616 हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर लें। आगे देखते हैं प्रश्न आपका 6 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल छूट 10% तथा 20% के क्रमिक छूट के बराबर होगी। तो पहला ऑप्शन है 38%, 32%, 36% या इनमें से कोई नहीं। तो 10% छूट है, तो बट्टा का मतलब क्या या छूट का मतलब क्या होता है कि कमी। तो कोई चीज़ मान लो कि 100 की चीज़ थी और उस पर 10% बट्टा मिल गया, तो वो चीज़ 90 की होगी। फिर 20% का बट्टा मतलब वही चीज़ 100 वाली 80 की मिलेगी। तो हमने कहा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 अट्ठे 72 और ये 100, तो 100 से 72 बचा, तो इसका मतलब कितना बट्टा दे दिया गया, तो आप कहोगे 38%। तो 100 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि 100 में अगर 9 अट्ठे 72, तो यहाँ 28% बचेगा। 100 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। तो इसका जो आपका जवाब होगा वो 28% होगा। तभी 8 2 10, 7 2 9 1 10, तो इनमें से कोई नहीं जवाब आपका हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार। उसने कहा कि एक 10% छूट, तो मतलब कहने का कि 100 वाली चीज़ अगर 10 की छूट दे रहा है तो वो चीज़ 90 की मिलेगी। फिर 100 वाली चीज़ पर 20% छूट मतलब 80 की चीज़ मिलेगी। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 अट्ठे 72 बटे 100 हो जाएगा। अब आपको करना है क्या, 100 में 72 घटा दो, जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा 28% बचेगा, तो उत्तर भी हमारा 28% ही होगा। तो अब समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे भी आप लोग। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि बड़ी संख्या 400 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा दो संख्याओं का अनुपात अगर 5:4 है तो यहाँ 5:4 लिख लिया, और बड़ी संख्या 400 है। समझना, बड़ी संख्या 400 है, तो अब हमने कहा अनुपात तो रियल मान होता नहीं है, तो मान लिया 5 और 4 में बड़ा कौन, तो आप कहोगे 5। तो हमने कहा बड़ी संख्या 5 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8।
तो छोटी संख्या पूछा है तो 8 चौको 32, 320 छोटी संख्या हो जाएगी, जो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको वही प्रश्न वही लेवल कराया जा रहा है जो आपके आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टेस्ट को पूरा दें और अपने को देखें कि आपकी तैयारी कैसी है, और आप 30 प्रश्न अगर इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपना नाम और फिजिकल ज़रूर हमें बताएं। फिर आगे देखो प्रश्न करा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर देखो 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 क्रमागत सम संख्या है, तो अगर ऐसा प्रश्न कभी आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ा का मतलब होता है प्लस और छोटा का मतलब होता है माइनस। 4 है तो हमने कहा 4 में अगर एक संख्या तुमको पता है तो बची कितनी, 3। तो हमने कहा अगर 3 जोड़ दो तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, तो 27 3 30 हो जाएगा। अगर 3 घटा दें तो इसका मतलब कौन सी संख्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी, तो 24। तो हमसे बड़ी पूछा है तो हमारा उत्तर जो होगा वो 30 बिल्कुल सही होगा। नोट कर लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिए है, तो मैंने कहा कि 27 औसत का मतलब बीच वाली संख्या, तो 27 एक सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 4 में ये काउंट होगा नहीं, तो इसका मतलब बीच में होगा, तो 2 आगे होंगे तो 2 पीछे। तो 27 के बाद कौन सी सम आती है, तो आप कहोगे 28, 28 के बाद कौन सी आती है, 30, मतलब बड़ी संख्या आपकी 30 हो जाएगी। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वृत्त का अर्धव्यास 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बचेगा। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो सेम उसी प्रकार करना है। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आप जानते हो उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, तो 2 बार परिवर्तन होगा। 50% घट रहा है तो मतलब 100 से 50% घटेगा तो 50 ही बचेगा। फिर 2 बार यूनिट में परिवर्तन हुआ तो 2 बार गुणा करेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल, 25, तो 25/100, तो 100 से 25 हुआ तो कितना बचा, 75%। तो उत्तर भी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो। अगला देखो, अगला प्रश्न 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर तथा आधार 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोगों को अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। आपको मात्र 15 तारीख तक छूट है। अगर 15 तारीख तक आप लोग इस पर एसएमएस करते हैं 73 47 81 15 01, तो आपको जीएस और ये जो सेट पेपर हैं जो हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग इस पर एसएमएस करें और उस पर जय हिंद जरूर लिखें। देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 है, तो आप जानते हो कि ट्रिपलेट चलता है 5 12 13, तो इसे याद रखना। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सभी को पता होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इसको करना चाहें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ट्रिपलेट आपने देखा 5 12 13।
तो आधार हमने कहा 1/2 इंटू 5 इंटू 12, तो 2 छाक 12, तो 6 पंचे 30। तो इसका जवाब जो होगा वो 30 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ए ऑप्शन टिक कर लेना। अगर आपका ए सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम चलते हैं 11 नंबर। देखो क्या कह रहा है। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 1/3 गुना है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है। तो बेटे की उम्र क्या होगी? 1 मिनट, यहाँ पर बेटे की जगह पिता कर लेना और यहाँ पर राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 गुना है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है। तो राम की उम्र क्या होगी? ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर हमने कहा राम है, राम और उनके फादर। राम की उम्र उनके पिता का 1/3 गुना है। तो इसका मतलब अगर राम 1 साल का है तो पिता 3 गुना मतलब 3 होगा। दोनों के आयु का योग जो है वो 60 साल दिए, तो हमने कहा इनका योग देखो कितना होगा, तो आप कहोगे 4 होगा। तो 4 बराबर 60, तो 1 बराबर 15 चौको 60, तो 15 एक कम 15, 15 ते 45। तो राम की आयु क्या होगी? 15 साल। पिता की आयु क्या होगी? 45 साल। आप लोग टिक कर सकते हो। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें अथवा बारी बारी काम करें तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ये प्रश्न 13 नवंबर को आया था और ये प्रश्न मैंने टाइम एंड वर्क में कराया भी था। सेम डिजिट सेम क्वेश्चन 13 नवंबर में प्रश्न आपको मिला था। तो अब इसको हम देखेंगे तो आपको बताना है 12 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन। तो इसको हम देखेंगे। उसने कहा ए और बी, ए जो है वो 10 दिन में काम करता है और बी जो है 15 दिन में। तो हमने कहा कोई ना कोई कार्य निश्चित रहा होगा, तो इसका मतलब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम 30। अगर ए 10 दिन में 30 काम करता है तो प्रतिदिन काम कितना करता होगा? तो आप कहोगे 10 तियां 30। अगर बी 15 दिन में 30 काम करता है तो प्रतिदिन काम कितना करता होगा? तो आप कहोगे 15 दूना 30। इसका मतलब ए एक दिन काम करने जाता है तो बी नहीं जाता है। अगर बी काम पर जाता है तो ए नहीं जाता है। तो इसका मतलब ए अगर एक दिन काम करने जाएगा तो 3 काम करेगा। अगर दूसरे दिन बी जाएगा तो एक वो जाएगा तो 2 काम करके आ जाएगा। तो जो काम है वो 5 काम होगा, लेकिन कितने दिन में होगा? 2 दिन में होगा। लेकिन काम मुझे कराना कितना है? 30। तो हो रहा है 2 दिन में 5, तो कितना गुना अभी काम बाकी है? तो आप कहोगे 6 पंचे 30, 5 गुना काम अभी बाकी है। तो समय भी कितना गुना लगेगा? तो आप कहोगे 6 गुना। तो 6 दूना 12। तो उत्तर जो है हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है तो सेम डिजिट क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखना इसे। ये लखनऊ बीआरओ में भी प्रश्न आया था 1 नवंबर के एग्ज़ाम में, और यही प्रश्न आपका 13 नवंबर में जबलपुर में भी पूछा गया। तो इस प्रश्न को ज़रूर नोट करना। और इसमें वही कराया जा रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। और अगर 5 से 7 सेट अगर आपने हमारे कराए हुए कर लिए तो एग्ज़ाम में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी सीट कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं वही आपको प्रश्न दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि मैं भी आर्मी के बच्चों को ही
पढ़ाता हूँ और इतना पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उसी अनुसार आपको ये फ्री बैच में आपको कराया जा रहा है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। बस आपका सपना पूरा हो और आपके सपने पूरे होने में हमें जो खुशी मिलती है वो शायद किसी और को मिलती हो, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि दुनियादारी छोड़कर जो वतन के रखवारे बन गए, दुनियादारी छोड़कर जो वतन के रखवारे बन गए, कम उम्र में घूमने फिरने वाले बॉर्डर पर चले गए, उनके दिलों से पूछो क्या बीतता है, फिर भी वो भारत माता के रखवारे बन गए। तो प्रश्न है, एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में तथा 35% पानी में है। यदि 7 मीटर खंभा पानी से ऊपर है तो खंबे की कुल लंबाई है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, 15% अगर भाग कीचड़ में है, 30% पानी में है, तो इसका मतलब 15, 35, 50% भाग जो है वो कीचड़ और पानी में है। हमारा परसेंट टोटल होता है 100%। अगर 100 में 50% जो है वो कीचड़ पानी में है तो 50% जो भाग रहा होगा वो ऊपर साफ रहा होगा। तो जो साफ रहा होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका 50% जो है वो 7 के बराबर है। हमारा परसेंट होता है 100, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो इसका मतलब 50 दूना 100, तो 7 दूनी 14। तो इसका मतलब कि आपका जो जवाब होगा वो 14 बिल्कुल सही होगा। तो खंबे की कुल लंबाई जो रही होगी वो 14 मीटर रही होगी। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था? तो अच्छा प्रश्न है। तो पटसन के भाव में 20% कमी हुई तो हमारा होता है 100%। तो 20% जैसे ही कमी हुई तो आप ही बताओ, तो वो पर बचा कितना? 80%। लेकिन सवाल में कितना है? 800। 80% बराबर 800, तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा? तो आप कहोगे 10 के। हमारा परसेंट होता है 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1000 के। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कहने का कि 800 रुपये जो है वो 80% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 0 0 8 से 8 कैंसिल, तो 10 गुणे 100 करोगे तो 1000 उत्तर आपका हो जाएगा। तो इस सेट का 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका आर्मी जीडी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 50 ही प्रश्न आते हैं, जिसमें 15 मैथ आती है, 15 जीएस जीके आती है और 15 साइंस आती है और 5 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। तो उनको बहुत बारीकी से और बहुत चुने चुने हुए प्रश्न रखे गए हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर देखें और निश्चित है आपकी सफलता आपके कदम इस बार चूमेगी। आप बस धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते रहें। आगे देखो, प्रश्न 15 नंबर है कि 45 रुपये का 7/9 का मान ज्ञात करें। तो आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्न और बहुत टेक्निकल प्रश्न भी आपको दिए जा रहे हैं। आपको प्रश्न वही है यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो आपके पैटर्न आते हैं और जिनको आने की संभावना है। आपको इस वीडियो में कुछ फर्जी आपको नहीं दिखेगा और आपके हित के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। मेहनत बहुत लग रही है
आप लोग मेरा सपोर्ट करें। मैं आपके लिए तत्पर हूँ, हमेशा तत्पर रहूँगा। आप मेरे साथ हैं और हम आपके साथ हमेशा हैं। जो देश की सेवा कर रहा है, अगर उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं है। तो 45 का 7/9 तो 9 पन्ना, 45 तो 7 पन्ना, 35। तो इसका सही जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 15 प्रश्न थे जो मैथ के थे। अब देखते हैं जीएस में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में राम पंक्ति से ऊपर से 15वां स्थान तथा नीचे से 16वां स्थान है, तो बताओ कुल छात्र कितने हैं। तो याद रखना कि टोटल बराबर होता है एक फार्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या ऊपर से प्लस नीचे से माइनस 1, सेम बात होती है। तो यहाँ पर ऊपर से 15 है, नीचे से 16 है, माइनस 1। तो 16 में 1 गया 15, और 15 और 15 कितना होता है, तो आप जानते हो 30। इसका मतलब कि आपका जो जवाब हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न। कह रहा किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। तो कौन सा दिन है, तो आप ही बताओ। अगर 5 तारीख को बुधवार, तो 27 तारीख को कौन सा वार। तो हमने कहा 27 में 5 घटा दो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 22 बचेगा सर। तो हमने कहा हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है, तो हमने कहा 7 से इसमें भाग कर दो, 7 त्रिक 21, तो शेष कितना बचा 1। तो इसका मतलब 1 शेष बचा, तो 1 दिन आगे चला जाएगा। तो बुध के बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा CAT कैट को 24 लिखा गया, RAT रैट को 39 लिखा गया, तो BAT बैट को क्या लिखा जाएगा। तो हमने कहा टी देखो 20 पे आता है, ए तो C 3 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, तो 20 और 21 3 24। इसका मतलब इनके अंकों का योग किया गया। तो यहाँ पर देखते लेते हैं, तो 20 हो गया, 18, 38, 38 से 39, ये भी योग हुआ। तो बी होता है 2 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, तो 20 3 कितना होता है 23। इसका मतलब आपका जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर। कह रहा 2:30 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो याद रखना थीटा बराबर होता है 30h प्लस माइनस 11/2 मिनट। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे, तो 30 इंटू 2 प्लस माइनस 11/2 इंटू 30, तो 30 दूना 60 होता है। और 2 से अगर इसको काटेंगे तो 15, तो 15 गुणे 11, तो यहाँ पर 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 एक 16। तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि बड़े में छोटा ही घटेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम 165 में 60 घटाएंगे तो उत्तर हमारा 105 डिग्री हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो यही वाला प्रश्न। हमने कहा थीटा बराबर होता है 30h प्लस माइनस 11/2 m। तो यहाँ पर हमने कहा 30 इंटू एच की जगह 2 प्लस माइनस 11/2 m की जगह 30। तो 30 दूना हो गया आपका 60, प्लस माइनस हम देखेंगे, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड।
वन सेकेंड। एक मिनट, सॉरी। यही प्रश्न था। 2:30 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो यहाँ पर थीटा बराबर, याद रखना, 30H प्लस माइनस 11/2 m होता है। तो 30 इंटू 2 प्लस माइनस 11/2 30 हो जाएगा। तो ये 30 दूना 60 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 15 इंटू 11 करोगे तो 165 आएगा। 165 में अगर 60 घटाओगे तो 105 आपका जवाब सही हो जाएगा। 105 डिग्री का कोण बनेगा। फिर उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, दिन सूर्य है तो रात, मतलब दिन में सूर्य निकलता है तो रात में क्या निकलेगा? तो रात में चंद्रमा निकलेगा। तो ये आपका जवाब। फिर उसके बाद हम आते हैं जीएस पे। तो कह रहा है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? कटक, खजुराहो, पुरी या तिरुचिरापल्ली? तो आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब जो है वो तिरुचिरापल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं मंदिर जो उनको याद रखना है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, इम्पॉर्टेंट है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। अगला देखो 22 नंबर, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं। हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देवप्रयाग से या रुद्रप्रयाग से? तो याद रखना देवप्रयाग से। कहाँ से? देवप्रयाग से। तो अलकनंदा एवं पिंडार नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसमें हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत की पवित्र नदी गंगा। अब देखो भारत से संबंधित है तो कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो इस बार 13 नवंबर में प्रश्न पूछा गया था। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन, भौतिकी विषय में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। आगे है रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर,
फ्लोरिकल्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिकल्चर। फिर आगे सेरिकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोलॉजी फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन और हॉर्टिकल्चर बागवानी। आगे प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक होता है असम। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो बताना है उर्दू, अरबी, हिंदी, फारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी। कौन सी? फारसी। आगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कोयल, हंस, मोर, कबूतर। तो सभी को पता होगा, इसका सही जवाब आपका मोर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस का पता लगाने के लिए किया जाता है? ज्वालामुखी, भूकंप की तीव्रता, ज्वारीय तरंगे, भूस्खलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। आगे है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। फिर भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। तो सभी लोग जवाब इसका दें और अपने क्वेश्चन देखें कि आपके कितने सही हैं। अगर आपके 30 प्लस आ रहे हैं तो निश्चित आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आपके 30 से कम आ रहे हैं तो हतोत्साहित ना हो, अभी भी समय है। आप दिन रात एक कर दें, पढ़ाई अच्छे से करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो लागुना नरसिंहदेव। अगला, भारतीय ललित कला अकादमी किस शहर में है? तो याद रखना दिल्ली में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो जयपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर। तो भारत का अन्न भंडार तो गंगानगर। पुनर्जागरण का जन्म कहाँ हुआ? इटली, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन। तो इटली में। फिर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उपक्रम या परासरण विसरण। तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका किसका ये जवाब सही निकलता है। फिर मृगमरीचिका किसके कारण दिखाई देता है?
तो सभी को पता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका क्या होगा? तो इसका वोल्ट, एम्पियर, वाट, जूल। तो शक्ति, विद्युत शक्ति आया है, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में या रक्त कणिकाओं में, रुधिर प्लाज्मा में या श्वेत रक्त कणिकाओं में? तो इसका जवाब हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में। अगला है भारी जल का सूत्र, सभी को पता है D2O होता है। फिर एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या होता है? तो आप सभी को पता है वायरस। और सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। तो सही जवाब हीरा हो जाएगा। हरिओम। मार्स गैस के नाम से भी जानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, फास्जीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब मीथेन हो जाएगा। फल बनना कम हो जाता है यदि कमी हो जाए, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम या गंधक। तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है तांबा, सीसा, जस्ता, पारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जस्ता। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? रैखिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक, सम बहुलक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो इसका सही जवाब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो विद्युत बल्ब का, सभी को पता है। फिर आगे आते हैं, साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। सभी को पता होना चाहिए विटामिन B12। फिर किस कारण नींबू खट्टा होता है? टार्ट्रिक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक या HCl? सभी को पता होना चाहिए सिट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का, अग्नि क्या है? तो मिसाइल, युद्ध टैंक या हवाई जहाज या पनडुब्बी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिसाइल है। तो ये आपके 50 प्रश्न थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट वाकई में अच्छा लगा हो और आपको मेरी मेहनत वाकई में लगी हो कि हाँ सर ने मेहनत की है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, तो दिल से कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोलें। और आपको जिस विषय में आपको लगता हो कि मुझे ये विषय के नोट्स चाहिए या इस विषय में मुझे कमज़ोर है या मुझे रीजनिंग ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया जाए या मैथ में ये टॉपिक कोई पर्टिकुलर पढ़ा दिया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपका एग्ज़ाम 15 जनवरी तक नहीं हो रहा है तब तक आप हमें कोई भी समस्या अपनी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इतना ही रखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।